बड़े ड्राइंग रूम में इस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे खुशी का मेला हो। हर तरफ रंग बिरंगे कपड़ों की चमक, खुशबुओं की हल्की महक, कहकों की बाजगश्त और चाय कहवे की बात एक दूसरे में घुलकर एक खास सा जादू पैदा कर रही थी। दादा जान कुर्सी पर टेक लगाए बैठे थे। उनके चेहरे पर हमेशा की तरह वक्कार और नरमी दोनों मौजूद थे, मगर आज उनकी आवाज में खात मुसर्रत छुपी हुई थी। और सारा की शादी अगले महीने की 15 तारीख को तय की जाती है। ये जुमला कमरे की फिजा में गूंजा तो हर तरफ खुशी की लहर दौड़ गई। खवातीन ने मुबारकबादें देना शुरू कर दी। बच्चे तालियां बजाने लगे। जहीर के चेहरे पर वो शरारती सी मुस्कुराहट थी जो हर बात को हंसी में उड़ाने वाली खुश मिजाज आदमी के चेहरे पर होती है। सारा ने नजरें झुकाई, मगर दिल के अंदर एक अनोखी सी धड़कन ने अपना रंग बिखेर दिया। अभी हंसी थमी भी ना थी कि दादा जान ने दोबारा कहा, और हमने सोचा है कि शादी के साथ एक और मंगनी भी कर दे। खानदान की खुशी दुगनी हो जाएगी। कमरे में एक लम्हे को खामोशी छा गई, जैसे सब किसी बड़े इंकशाफ का इंतजार कर रहे हो। किसकी मंगनी? एक बुजुर्ग खातून ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ पूछा। दादा जान ने सब पर नजर डाली और गहरी आवाज में बोले, हमारे तैमूर खान की। ये अल्फाज कमरे में किसी बिजली की गर्ज की तरह गिरे। आयशा, जो कि अब तक खामोशी से बैठी थी, फौरन संभल न सकी। कप के किनारे पर फेरती फेरती उसकी उंगली थम गई। सांस जैसे एक लम्हे को रुक गई। तैमूर का नाम सुनते उसके जिस्म में एक सर्द सनसनी दौड़ गई। दिल की धड़कन बेकाबू हो गई। हाथ कपकपाने लगे। उसे फौरन चाय का कप मेज पर रखा, कहीं लड़ते हाथों से गिरी ना जाए। तैमूर की चुप, उसकी सख्त आंखें और उसका वो अजीब सा रोक, सब एकदम जहन में उभर आया। से यूं लगा जैसे वो शख्स अल्फाज के बगैर ही दूसरों को डरा देने का हुनर जानता हो। वो हमेशा जैसे सायों की तरह आता जाता, महीनों घर से गायब रहता, और जब होता भी तो किसी से ज्यादा बात ना करता। मगर ये खबर सिर्फ आयशा को नहीं हिला रही थी। घर के एक कोने में बैठी अमारा के चेहरे का रंग यकदम उड़ गया। फिर लम्हे भर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक और होंठों में खटोर सी लकीरें उभर आई। दिल ही दिल में उसने कहा, तैमूर बस मेरा है, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं उसे हर हाल में आयशा से छीन लूंगी। उसके अंदर जैसे एक जलता हुआ अंगारा रख दिया गया। फौरन उठकर कमरे से निकली, तेज कदमों से अपने कमरे में गई और सीधी वॉशरूम में दाखिल हुई। ठंडे पानी की छींटे अपने चेहरे पर डालने लगी, मगर पानी की ठंडक भी उसके अंदर के गुस्से को कम ना कर सकी। आईने में अपने आप को देखते उसने सरगोशी की, ये मंगनी तुम्हारे हाथ से निकलने नहीं दूंगी आयशा खान। तुम्हारे खौफ के सारे तुम्हारे खिलाफ हथियार बना दूंगी। आयशा अपनी जगह बैठी थी, निगाहें झुकाए, जैसे किसी ने उसके गिर्द खामोशी का एक किला खड़ा कर दिया हो। बाकी लोग अब भी खुशगपियों में मसरूफ थे, मगर उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो इन सबसे कहीं दूर, कहीं किसी और ही दुनिया में है। महफिल खत्म हुई। तैमूर बगैर किसी इजहार के उठा और खामोशी से कमरे से निकल गया। उसके जाने के बाद भी आयशा के दिल पर उसका साया मौजूद था। चंद दिनों में घर का माहौल बदल गया। नूर बीबी और उनकी फैमिली को भी हवेली में रोक लिया गया, ताकि शादी की तैयारियों में सब एक साथ हो। आयशा अब अमारा और सारा के कमरे में रह रही थी। कमरे में रंग बिरंगे दुपट्टे, जेवरात के डिब्बे और मेहंदी के डिजाइन वाली किताबें, खुशबुओं की बोतलें, हर तरफ शादी की रौनक थी। सारा कभी ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठकर झुमके कानों से उतारती, कभी आईने में अपनी शादी का जोड़ा तस्वुर करती। ज़हीर दिन में कई बार आ निकलता, कभी बहाने से चाय पीने, कभी शादी की फहरिस्त देखने। सारा, ये जोड़ा मत देना, ये लाल तुम पर जचेगा, ज़हीर कहता, और सारा हंसकर कहती, आप तो हर चीज का रंग बदलवा देंगे। ज़हीर खुशी से जवाब देता, रंग नहीं, जिंदगी का मिजाज बदलूंगा। एक शाम जब कमरे में सिर्फ आयशा और अमारा थी, अमारा ने अचानक कहा, तुम बड़ी चुप चुप हो आजकल आयशा, क्या बात है? आयशा ने कुछ लम्हे सोचा, फिर धीरे से कहा, मुझे तैमूर से बहुत ज्यादा डर लगता है। वो बहुत खामोश रहता है, उसकी आंखों में अजीब सख्ती है। ये सुनकर अमारा के लोगों पर एक बारीक सी मुस्कुराहट आई। ये वो लम्हा था जिसका उसे इंतजार था। डर तो तुम्हें लगना ही चाहिए आयशा। तैमूर कोई सीधा साधा आदमी नहीं है, पता नहीं कौन से अजीब अजीब कामों में मुलविस रहता है। घर में उसे कभी देखा नहीं, चोरों की तरह आता है, चोरों की तरह जाता है, महीनों बाहर रहता है। आयशा की आंखों में उलझन भर गई, लेकिन वो तो खानदान। अमारा ने बात काट दी, खानदान का होना ये नहीं कि वो अच्छा है। मैं तो कहती हूँ कि तुम अभी से सोच लो, ऐसी जिंदगी गुजार सकोगी? उस दिन के बाद से अमारा ने मौका हाथ से जाने ही ना दिया। उठते बैठते, तैयार होते, कपड़े देखते, शादी के गानों की लिस्ट बनाते, वो आयशा के कान में वही जहर घोलती रहती, तैमूर सख्त दिल है, पता नहीं कहाँ कहाँ रहता है, शादी के बाद हमारी जिंदगी जहन्नुम हो जाएगी। ये बातें बार बार सुनकर आयशा के दिल में खौफ मजीद गहरा हो गया। तैमूर की पुरस्कार खामोशी अब उसे मजीद खाने लगी थी। हवेली के सहन में दिन रात चरागा सा रहने लगा। सुबह की धूप में भी रंग बिरंगी रोशनियों के बल्ब
درختوں اور دیواروں پر جگمگاتے رہتے، جیسے یہ مکان خوشی سے سانس لے رہا ہو۔ درزی آتے جاتے کپڑے کے بنڈل کھلتے، زیورات کے ڈبے کھرکتے اور کہیں نہ کہیں عورتوں کی ہنسی گونجتی۔ عائشہ اب سارا اور امارا کے کمرے میں رہ رہی تھی۔ کمرہ ایک دلہن کی طرح تیار گاہ میں بدل چکا تھا، اور ڈھیروں رنگین کپڑے، جوتوں کے ڈبے، مہندی کے ڈیزائن والی کتابیں، خوشبوؤں کی بوتلیں، لپسٹک اور چوڑیاں ہر طرف بکھری ہوئی تھی۔ صبح کا وقت تھا، سب عورتیں تیار ہو کر بازار جانے کے لیے نکلی۔ بڑی گاڑی کے اندر جیسے کسی نے بہار بھر دی ہو، ہر طرف گہما گہمی، کپڑوں کے رنگ برنگے کہہ کے گانے۔ سارا کھڑکی کے پاس بیٹھی تھی، دھوپ اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی اور ظہیر اس کے سامنے کی سیٹ پر بیٹھا تھا۔ گاڑی چل رہی تھی مگر دونوں کی نظریں بار بار ٹکراتی۔ ظہیر نے دھیرے سے کہا، شادی کا جوڑا میں خود پسند کروں گا۔ سارا نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، کیوں؟ کہیں میری پسند پر اعتبار نہیں ہے کیا؟ ظہیر شوخی سے بولا، اعتبار سے بڑھ کر محبت ہے، اور محبت چاہتی ہے کہ ہر لمحہ تمہارے لیے خاص ہو۔ گاڑی میں بیٹھی باقی سب خواتین شاپنگ لسٹ پر بات کر رہی تھی، مگر ان دونوں کے درمیان ایک الگ ہی خاموش مکالمہ چل رہا تھا۔ دوپہر کو شاپنگ کے بیچ میں ایک موقع ملا جب سارا کسی دکان میں ظہیر کے ساتھ کسی کپڑے کے بارے میں بات کر رہی تھی، اور عائشہ شیشے کے سامنے کھڑی تھی۔ امارا اس کے قریب آئی اور دھیرے سے بولی، یہ کپڑا مت لو، شادی کے بعد تمہیں یہ سب پہننے کا موقع ہی نہیں ملے گا۔ تیمور کو یہ سب پسند نہیں۔ عائشہ چونکی، کیوں؟ امارا نے شیشے میں اپنی مسکراہٹ دیکھتے ہوئے کہا، وہ بہت سخت مزاج ہے، اس کی دنیا الگ ہے، تمہارے رنگ الگ ہے، تم جانتی ہو وہ گھر پر کم دکھتا ہے، پتہ نہیں کہاں کہاں جاتا ہے، ایسے آدمی کے ساتھ زندگی مشکل ہے۔ یہ کہہ کر وہ واپس ہنستی ہوئی دوسری لڑکیوں کے ساتھ جا ملی، مگر عائشہ کے دل میں ایک اور خوف کا بیج بو چکی تھی۔ شاپنگ کے بعد رات کو حویلی کا صحن کہکوں اور روشنیوں سے بھر گیا۔ چائے کی محفل بیٹھی تھی، ظہیر ایک کونے میں سارا کے ساتھ بیٹھا تھا، باقی لوگ باتوں میں مگن تھے۔ ظہیر نے دھیرے سے کہا، کل زیورات دیکھنے چلیں گے۔ سارا نے ذرا شرما کر کہا، آپ تو جیسے ہر لمحے ساتھ رہنے کا بہانہ ڈھونڈ لیتے ہیں۔ ظہیر نے سنجیدگی سے جواب دیا، بہانے نہیں، وعدے ڈھونڈتا ہوں، زندگی بھر نبھانے کے لیے۔ دور بیٹھ کر امارا ان دونوں کو دیکھ رہی تھی، مگر اس کے دل میں کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ تیمور کو پانے کا جنون اب وہ گہرا ہو چکا تھا۔ اس رات جب سب اپنے اپنے کمروں میں جا چکے تھے، امارا نے عائشہ کو باتوں میں الجھا لیا، تم جانتی ہو تیمور کا بچپن سے مزاج ایسا ہی ہے، وہ نہ ہنستا ہے نہ کھیلتا ہے، کسی کو کچھ نہیں بتاتا، پتہ نہیں کون سی خطرناک کاموں میں ملوث ہے۔ میں نے تو سنا ہے کہ وہ مہینوں گھر سے اس لیے غائب رہتا ہے کہ کہیں باہر کوئی چھپا ہوا کام کرتا ہے۔ عائشہ کا چہرہ اور اتر گیا، لیکن سب جانتے ہیں وہ سیدھا ہے۔ امارا نے طنزیہ ہنسی ہنسی، سیدھا؟ وہ صرف سب کو سیدھا دکھائی دیتا ہے، اصل کہانی تم شادی کے بعد جان پاؤ گے۔ یہ بات کہہ کر امارا نے لائٹ بند کر دی اور کروٹ لے لی، مگر عائشہ کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور جا چکی تھی۔ اگلے دن بازار میں پھر ہنگامہ رہا۔ اس بار زیورات کی دکان پر سارا اور ظہیر کے درمیان چھیڑ چھاڑ جاری رہی، یہ والا سیٹ لے لو، تم پر بہت جچے گا، لیکن یہ تو مہنگا ہے، محبت پہ حساب کون رکھتا ہے؟ ظہیر نے مسکرا کر کہا۔ دکاندار بھی ہنسنے لگا اور باقی سب لڑکیاں بھی شوق جملے کسنے لگیں، مگر ظہیر کی نظریں صرف سارا پر تھی۔ حویلی میں رات کا سما تھا، چھت پر رنگ برنگی لائٹوں کی قطاریں جگمگا رہی تھی، صحن میں گلدستوں کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی اور لڑکیاں ڈھولک کی تھاپ پر جھوم رہی تھی۔ لیکن عائشہ کا دل دھڑک رہا تھا اور مہندی کی کونے میں بیٹھی گجرے پرو رہی تھی، مگر بار بار نظریں دروازے کی طرف اٹھ جاتی۔ وہ جانتی کہ تیمور آ چکا ہے، یہ جان کر ہی اس کی ہتھیلیوں میں پسینہ آ جاتا۔ تیمور چھت کے ایک کونے میں کھڑا نیچے صحن کا منظر دیکھ رہا تھا۔ نیچے رنگوں کا میلہ تھا، لیکن اس کی نظر بار بار ایک ہی جگہ جا رہی تھی جہاں عائشہ بیٹھی تھی۔ چاندنی کی روشنی میں اس کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون تھا اور معصومیت تھی، مگر آنکھوں میں ایک انجانا خوف بھی۔ تیمور نے جیب میں ہاتھ ڈالے بغیر کچھ کہے پلٹ گیا، اس کے چہرے کی سنجیدگی جیسے مزید گہری ہو گئی۔ اس دوران امارا سجی سوری عائشہ کے پاس آ کر بیٹھ گئی، جیسے بے تکلفی سے بات کر رہے ہو، مگر الفاظ پھر وہی زہر آلود۔ تم نے دیکھا؟ وہ تمہیں دیکھ بھی نہیں رہا تھا، پتہ نہیں کس بات پر اتنا غرور ہے۔ عائشہ نے ہچکچاتے ہوئے کہا، ہو سکتا ہے وہ مصروف ہو۔ امارا نے مصنوعی ہنسی ہنسی، مصروف؟ شادی میں آیا، بیوی بننے والی بات کرنے کا وقت نہیں ہے، بس یہی ہے تیمور۔ عائشہ کے دل میں وسوسوں کا ایک اور طوفان اٹھا۔ اگلے دن مہندی کا فنکشن تھا، سین میں سٹیج سج گیا، سامنے رنگ برنگی چادریں، چاروں طرف لٹکتی گلاب کی لڑیاں اور مہمانوں کی چہل پہل۔ سارا سنہرے رنگ کے لہنگے میں جیسے چمک رہی تھی۔ ظہیر اس کے پاس اور اس کے ہاتھ میں ڈھولک پکڑائی اور کان میں کہا، آج سب سے پہلے تم گاؤ گی تاکہ سب تمہیں دیکھیں گے۔ سارا نے شرما کر نظریں جھکا لی، مگر ڈھولک تھام لی۔ جب اس نے گانا شروع کیا،
ज़हीर एक कोने में खड़े बस उसे देखता रहा, जिसे महफिल में बाकी सब नजरों से ओझल हो गया। मेहंदी के शोर में भी आयशा चुपचाप बैठी रही। उसने मेहंदी के कोने के सबसे देखने पर इत्तेफा किया। कभी सारा के गाने पर हल्की सी मुस्कुराहट आई, कभी अमारा की बातों का बोझ दिल पर बढ़ गया। तैमूर दूर खड़ा बार बार निगाहों के कोने से आयशा को देखता, मगर करीब जाने की कोशिश नहीं करता, जैसे वो जानबूझकर फासले कायम रखे हुए था। फंक्शन के बाद अगले दिन सब खवातीन शहर के बड़े बाजार गई। जेवरात, चूड़ियां, जूते और कपड़ों की खरीदारी का तूफान था। सारा और जहीर का छुप छुप कर एक दूसरों की चीजों को पसंद करवाना सबको नजर आ रहा था। हमारा बार बार आयशा को अलग करके ये बातें दोहराती, तुम देख रही हो ना, मोहब्बत ऐसी होती है, तैमूर तुम्हें कभी यूं हंसाने नहीं आएगा। आयशा खामोश रहती, लेकिन दिल की धड़कन और कमजोर पड़ जाती। रात को हवेली की लॉन में लाइटें बुझने लगती। सब अपने कमरे में जाने लगे थे। आयशा भी अपने कमरे की तरफ जा रही थी जब ऊपर की बालकनी में से एक साया दिखाई गया, तैमूर का। वो लम्हा भर को रुकी, लेकिन फौरन नजरें झुकाकर आगे बढ़ गई। तैमूर बस खामोशी से उसे जाता देखता रहा। सुबह सूरज की हल्की किरणें हवेली की ऊंची छतों से अंदर आकर सहन में पड़ रही थी। परिंदों की चहचहाट और बावर्ची खाने से उठते हलवे और कहवे की खुशबू फिजा को खुशगवार कर रही थी। मगर आज की सुबह आम सुबह जैसी नहीं थी। आज दो दुल्हनें तैयार होनी थी, दो जिंदगियां नए मोड़ पर मुड़ने वाली थी। आयशा के कमरे में रोशनी का जादू बिखरा हुआ था। ड्रेसिंग टेबल पर मोतियों से जुड़े चोटियों से लेकर बाहरी सुनहरी दुपट्टे तक हर चीज एक कहानी सुना रही थी। आज उसकी मंगनी थी, मगर उसके चेहरे पर वो शौक और बेताबी नहीं थी जो अक्सर लड़कियों के होंठों पर नाचती है। वो आईने के सामने बैठी थी, चांदनी रंग के लहंगे पर सुनहरे दागे का बारीक और नफीस काम, जिसकी हर झलक रोशनी में जगमगा रही थी। दुपट्टे के किनारों पर छोटे छोटे मोती, जैसे आसमान से उतरे हुए शबनम के कतरे। उसके घने स्याह बाल को बड़े नरमी से गंदा किया था, और माथे पर झूमर हल्की सी लर्जिश के साथ उसके मासूम मगर परेशान चेहरे को चार चांद लगा रहा था। चेहरा वाकई किसी परी जैसा था। नाजुक नकूश धोतिया रंगत, आंखों में हल्की सी काजल की लकीर और होंठों पर बस हल्की सी मुस्कुराहट, जैसे वो खुद को खुश दिखाने की कोशिश कर रही हो। मगर दिल के अंदर एक अजीब सा खौफ, एक अनजाना सा डर कि आज तैमूर के साथ एक बंधन बांध दिया जाएगा जिसे वो पूरी तरह कबूल करने के लिए तैयार नहीं। दूसरी तरफ सारा के कमरे में एक और मंजर था। वो मुकम्मल दुल्हन के जोड़े में थी। गहरा लाल और सुनहरी काम से भरा हुआ फराक लहंगा, बाहरी दुपट्टा जिसके कंधों पर किसी शाही शॉल की तरह पड़ा था, और उसका हुस्न आज वो निखर गया था। गुलाबी गाल, मुस्कुराती आंखें और दिल में हल्की सी घबराहट, मगर साथ ही बेहद खुशी। सारा वाकई एक शहजादी लग रही थी। कजन्स एक एक करके उसके साथ तस्वीरें ले रहे थे। कोई इसका दुपट्टा संभालता तो कोई गजरे का फूल लगा था। लॉन में बच्चे दौड़ दौड़ कर फूलों की टोकरियां ले जा रहे थे। लड़के ढोल की थाप पर हल्की सी प्रैक्टिस कर रहे थे कि दुल्हा आया तो सब झूमकर इस्तकबाल करे। लड़की अपने हाथों के मेहंदी बड़े डिजाइन दिखा रही थी। कोई किसी के कपड़ों पर तबसरा कर रहा था, कोई मेकअप पर। बिलाल भाई सबका फोटोग्राफर बना हुआ था, हर एक को मजबूर करके पोज देने पर आमादा, और साथ साथ छेड़छाड़ भी जारी थी। अरे जरा हंस दो ना, ये तस्वीरें शादी के बाद देखोगी तो खुद को पहचानोगे भी नहीं। अमारा सबको खुश और मसरूफ देखकर भी खामोश एक कोने में खड़ी थी। उसकी नजरें बार बार आयशा पर जा टिकती, जिसे उसके खौफ को और गहरा करने का मंसूबा बनाए बैठी हो। वो जानती थी कि आयशा के दिल में तैमूर के बारे में पहले ही हल्की सी घबराहट है, और वो चाहती थी कि ये घबराहट कभी कम ना हो। शाम ढलते ही हवेली के सहन में सुनहरी कंकुओं की कितारें जल उठी, और ताजा गुलाब की चंबेली के और हार तरह दीवार पर लटक रहे थे, और ढोलक की थाप से फिजा गूंज रही थी। मेहमान आना शुरू हुए तो पूरा जहन चमकने लगा। दुल्हन सारा को स्टेज पर लाया गया। सबने नारे लगाए, हंसी मजाक हुआ। आयशा भी अपनी जगह बैठी रही, मगर आज सबकी नजरें उस पर ही थी। अचानक ऐलान हुआ कि ज़मीर और सारा के निकाह के साथ ही आज आयशा और तैमूर की मंगनी भी शुरू हुई। आयशा के दिल की धड़कन बेकाबू हुई, हाथों में पसीना आने लगा। जब तैमूर आगे बढ़ा तो वो लम्हा जैसे थम गया। तैमूर कदावर, मजबूत शख्सियत का मालिक, चेहरे पर संजीदगी और आंखों में एक अजीब सी गहराई। उसने आकर आयशा के करीब होकर हल्की सी नजरें झुकाई। सबके इसरार पर आयशा ने आगे हाथ आगे बढ़ाया। तैमूर ने मजबूती मगर नरम अंदाज में उसकी उंगली में अंगूठी पहना दी। लम्हा चंद सेकंड का था, मगर आयशा को लगा जैसे पूरी दुनिया का बोझ उसके दिल पर रख दिया गया हो। सबने तालियां बजाई, सीटियां बजाई, कजन ने खुशी के नारे लगाए, मगर आयशा के चेहरे पर वो चमक नहीं थी, सिर्फ एक दुबकी हुई मुस्कुराहट और आंखों में हल्की सी नमी। कजन ने घेर कर दोनों की तस्वीरें बनाई। कोई फनी पॉजेस करवा रहा था, कोई कह रहा था कि चलो जरा सा हाथ पकड़कर खड़े हो जाओ। तैमूर हल्का सा मुस्कुराया, मगर उसकी मुस्कुराहट में एक झिझक थी। आशा के दिल में फिर वही सवाल उठा, ये झिझक मोहब्बत की थी या दूरी की। फिर निकाह का वक्त आया।
मौलवी साहब ने कलमा पढ़ाया, जब वो कबूल हुआ और सबने मुबारकबादों के नारे लगाए। सारा ने शर्म से नजरें झुका ली। जमीर के चेहरे पर खुशी की रोशनी थी। कजन ने दुल्हा को उठाकर छेड़छाड़ शुरू कर दी। कोई उनका कोट संभालता तो कोई टोपी। आखिर जब खाने के वक्त सब लोग हेल्स बोल रहे थे तो अमारा ने आयशा के करीब आकर आहिस्ते से कहा, देखा, उसने तुम्हारी तरफ एक बार भी मुस्कुरा कर नहीं देखा। सोच लो आयशा, ये जिंदगी कैसी होगी। आयशा के दिल में एक और खौफ की लहर दौड़ गई। रात के 11 बज रहे थे। महफिल का शोर आहिस्ता आहिस्ता मदम पड़ गया। डोल की थाप अब सिर्फ बच्चों के खेल में बदल गई थी। सेन में मेहमानों की हल्की सी आवाजें खुल रही थी, मगर ज्यादातर लोग खाने के बाद रुखसत हो चुके थे। सारा का दिल तेजी से धड़क रहा था। गहरा लाल दुपट्टा उसके चेहरे पर ढलक आया था, आंखों में नमी और होंठों पर एक लड़ती मुस्कुराहट। माँ बाप के गले लगते वक्त उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब बह निकला। कजन ने हस्बे रवायत रुखसती के नारे लगाए, ले जा भाई ले जा, अपनी दुल्हन ले जा। कोई गाड़ी पर फूल बजा रहा था, कोई सीटियां बजा रहा था। बिलाल भाई ने एक लंबा फुल शॉट लिया और साथ ही बोले, सारा भाभी, बाद में ये तस्वीरें देखकर कहना मत कि हमने आपको रुलाया। जमीर मुस्कुरा रहा था, मगर उसके चेहरे पर संजीदगी भी थी। गाड़ी के दरवाजे पर आकर उसने आहिस्ता से कहा, चलो घर चलते हैं। सारा ने एक नजर पिछली हवेली की तरफ डाली, जैसे आखिरी दफा अपने बचपन के घर को देख रही हो। सारा की रुखसती देखते आयशा का दिल अजीब सा हो गया। आज वो दुल्हन नहीं बनी थी, मगर आज ही उसकी जिंदगी भी बदल गई थी। तैमूर के साथ मंगनी का रिश्ता बांध दिया गया था और अब वो एक दूसरे के लिए तय हो चुके थे। कजन्स उसे भी छेड़ रहे थे, अच्छा जी, अगली बारी आपकी है, बस अब दिन गिनने की शुरू हो जाओ। आयशा ने हल्की सी मुस्कुराहट दी, मगर अंदर से दिल बारी था। उसी वक्त अमारा करीब आई, जैसे वक्त मौका ढूंढ रही हो। आयशा, तुमने नोट किया, तैमूर ने तुम्हें मंगनी के बाद एक लफ्ज नहीं कहा, ना कोई मुस्कुराहट ना कोई खुशी। आयशा ने चौंक कर उसकी तरफ देखा, शायद वो बस थोड़ा संजीदा है। अमारा ने कंधे उचकाए, हो सकता है, या हो सकता है कि वो राजी ही ना हो। ये जुमला आयशा के दिल में तीर की तरह लगा। वो खामोश हो गई। हवेली के अंदर दो कमरों के दुल्हन के कमरे की तरह सजाया गया। एक कमरा सारा के लिए, जो अब जमीर के साथ ससुराल जा चुकी थी, और दूसरा कमरा आयशा के लिए, क्योंकि रवाज के मुताबिक मंगनी के दिन दुल्हन नुमा तैयारी भी होती है और रात अपनी माँ के कमरे में नहीं गुजारते। आयशा के कमरे में नर्म गुलाबी रोशनी, बिस्तर पर गुलाब की पत्तियों की हल्की तह, और कोने में सिल्वर ट्रे में रखी मिठाइयाँ और दूध का गिलास रखा था। मगर कमरे में सुकून नहीं था। उसके दिल में एक अनजानी सी बेचैनी थी। रात के जब मेहमान जा चुके थे, तैमूर ने कोने में खड़े होकर अपने दोस्त से बात की और फिर बगैर आयशा से कुछ कहे हवेली से निकल गया। आयशा ने खिड़की से देखा, गाड़ी अंधेरे में गायब हो गई थी। दिल में एक सवाल फिर से उठा, क्या वाकई वो खुश नहीं है? दूसरी तरफ लड़कियों ने बरामदे में महफिल जमा ली थी, चाय के कप, कहके और पुरानी यादों की बातें। कोई पुरानी शरारतें याद करने के लिए हंस रहा था, कोई ढोल बजा रहा था। कल सुबह नाश्ता सब इकट्ठे करेंगे, दुल्हन के हाथ का पराठा चाहिए। अरे, ये दुल्हन पराठे बनाएगी? पहले दिन ही लड़कियां ऊपर वाले कमरे में जमा होकर तस्वीरें देख रही थी और हर पोज पर हंसी के फवारे छूट रहे थे। आयशा बिस्तर पर लेटी थी, मगर नींद का नामो निशान नहीं था। सारा की मुस्कुराहट, तैमूर की खामोशी, अमारा के अल्फाज, सब दिमाग में बार बार गूंज रहे थे। चांदनी खिड़की से अंदर आ रही थी और गुलाब की खुशबू भी आज एक अजीब सी तलखी थी। वो आहिस्ता से उठकर आईने के सामने आ खड़ी हुई। अपने अक्स को देखा, एक हसीन चेहरा, आंखों में थकी हुई चमक और होंठों पर सवाल, क्या ये रिश्ता मुझे खुशी देगा या एक जिंदगी भर का कैद खाना बन जाएगा? सुबह की पहली रोशनी सहन में फैली तो हवेली के हर कोने में जिंदगी लौट आई। परिंदों की चहचहाहट के साथ बरामदों में बच्चियों के कहके और बावर्ची खाने से बर्तनों की खलक सुनाई दे रही थी। रात की थकन के बावजूद सबके चेहरों पर मुस्कुराहट थी, जैसे खुशी अभी बाकी हो। आयशा की आंख खुली तो नरम सुनहरी धूप खिड़की से अंदर आ रही थी। उसने आहिस्ता से करवट बदली, सरहाने पड़ा गुलाब का फूल हाथ में लिया और सोच में डूब गई। रात का हर लम्हा याद था, सारा की रुखसती, तैमूर की खामोशी और अमारा का जहर। दिल चाहा कि सब बुला दे, मगर अजीब सी कसक दिल में रह गई थी। उठी, आईने के सामने आ खड़ी हुई। चेहरा आज भी किसी परी जैसा लग रहा था, मगर आंखों में हल्की सी सुर्खी और गहरी सोच की झलक। सफेद सिल्क का शलवार कमीज, हल्की सुनहरी गोटा कनारी के साथ, बाल खुले और कानों में मोतियों के छोटे झुमके। नीचे सेंस में कजन का एक ग्रुप बैठा था। अरे देखो तो, आज हमारी दुल्हन साहिबा किस वक्त उठती हैं? जैन ने छेड़ा। शाम को तो उठेगी, नाश्ता भी बेड पर चाहिए होगा। हमजा ने कहका लगाया। आयशा मुस्कुराती हुई सीढ़ियां उतरने लगी। हर कदम के साथ उसका दिल थोड़ा सा और धड़क रहा था।
इसी दौरान हवेली के बड़े गेट पर एक गाड़ी आकर रुकी। तैमूर उतरा, शलवार कमीज में, हाथ में मोबाइल, चेहरा की तरह हमेशा की तरह संजीदा, मगर आंखों में हल्की सी नींद की कसक। कजन्स ने उसे फौरन घेर लिया। अरे वाह, आज तो तुम्हारा दुल्हा भाई ने बड़ी शान से एंट्री मारी है। कल तो बड़ी खामोशी थी, आज कम से कम दुल्हन तो को तो सलाम कर दो। तैमूर ने हल्की सी मुस्कुराहट दी, सीधा बरामदे की तरफ बढ़ गया जहाँ चाय और नाश्ता लग रहा था। आयशा नीचे आ रही थी जब उसकी नजर तैमूर पर पड़ी। दोनों चंद में एक दूसरे को देखते रहे, खामोश, जैसे वक्त थम गया हो। कजन की हंसी और शोर जैसे दूर चला गया। जैन ने फौरन कहा, चलो भाई, पहली चाय दुल्हा दुल्हन के साथ बैठकर पियेंगे। आयशा ने हल्का सा सर झुका लिया। तैमूर ने बस एक मुख्तसर सा अस्सलाम वालेकुम कहा। वालेकुम सलाम। उसकी आवाज में एक नरमी थी जो कल रात नहीं थी। नाश्ता का शोर, सब लंबे दस्तरखान के गिर्द बैठे थे। पराठे, अंडे, चाय, हरी चटनी की खुशबू पूरे सहन में फैल गई थी। हमजा ने कहा, आयशा भाभी, ये पराठे आपने बनाए हैं? आयशा ने हंसकर कहा, जी नहीं, पहली सुबह ही इतना इम्तिहान। अरे पहली सुबह ही तो दिल जीतने का वक्त होता है। सब कह के लगाकर हंसने लगे। अमारा की आखिरी बार शाम को जब तकरीब खत्म हुई, अमारा ने आयशा के कान में कहा, तुम्हें पता है, तैमूर ने मंगनी के लिए हाँ अम्मी के कहने पर की थी, खुद से नहीं। आयशा के चेहरे का रंग उड़ गया, दिल में एक ठंडी लहर दौड़ गई। उसी दौरान अमारा खामोशी से तैमूर के करीब आकर बोली, कल रात आप जल्दी चले गए थे, आयशा आपका इंतजार करती रह गई। तैमूर ने बस सर हिलाया, जरूरी काम था। अमारा ने आहिस्ता से कहा, बस ख्याल रखिएगा, कभी कभी लोग खामोशी को नापसंदगी समझ लेते हैं। ये जुमला सीधा तैमूर के दिल में उतर गया। हवेली के अंदर हर तरफ खुशी के चिराग जल रहे थे। सहन में लटती हुई जरी लड़ियां, फूलों के हार और खुशबू का ऐसा तूफान की हवा भी महक रही थी। बाहर ढोलक और कहकों की आवाजें अब मदम पड़ चुकी थी। बस अंदर के कमरे में वो लम्हा ठहरा हुआ था जिसका अंदार जमीर और सारा दोनों ने बरसों से किया था। सारा के कमरे का दरवाजा नहीं खुला, हल्की सुनहरी रोशनी अंदर बह रही थी। कमरे में गुलाब और चंबेली की महक हर सांस में घुल रही थी। पलंग पर बिछा गुलाबी रंग का रेशमी गुलाब, उस पर फूलों की बारिश और कोने में जलती खुशबू की डिब्बी, सब कुछ जैसे उस रात को मुकद्दस और जादुई बना रहा था। सारा पलंग के किनारे बैठी थी, गहरा सुर्ख लहंगा सुनहरी काम से जगमगाता हुआ और दुपट्टा जिसकी बारीक बेल छुपाए बैठे थी। उसका आधा चेहरा, चूड़ियां खनक रही थी मगर हाथ कांप रहे थे। दिल की धड़कन तेज थी, हर आहट पर सांस रुक जाती। दरवाजा आहिस्ता से खुला, जहीर अंदर आया, स्याह शेरवानी, चेहरे पर नरमी मगर आंखों में खास चमक, जैसे परसों का इंतजार पलकों पर उतर आया हो। उसने दरवाजा बंद किया। कमरे की खामोशी में सिर्फ उन दोनों की सांसें थी। सारा, उसकी आवाज मदम मगर इतनी गहरी कि सारा की पलकें लड़स गई। सारा ने नजरें झुका ली, दुपट्टे का किनारा मजबूती से पकड़ लिया। जहीर आहिस्ता कदम बढ़ाता उसके सामने आकर खड़ा हुआ। उसने झुककर आहिस्ता से सारा का दुपट्टा पलकों से ऊपर किया, जैसे कोई कीमती खजाना खोल रहा हो। सारा की आंखें शबनम की तरह चमक रही थी मगर उसमें एक हल्की सी झिझक भी थी। इतने साल मैंने ये लम्हा बस सोचा था और आज ये हकीकत है। जहीर ने आहिस्ता से उसका हाथ थामा। चूड़ियों की खनक के साथ दिल की धड़कन और तेज हो गई। सारा ने मधुर मुस्कुराहट दी मगर लप लड़स के। जहीर, सब देख रहे हैं कि हम खुश हैं, मगर दिल के अंदर ये सब अल्फाज बंद थे। जहीर ने इसके करीब आते हुए कहा, आज कोई अल्फाज बंद नहीं रहेगा सारा, आज बस तुम और मैं हूँ। उसने आहिस्ता से उसका हाथ अपने सीने पर रखा। धड़कन इतनी तेज थी कि सारा की उंगलियों तक महसूस हुई। सारा के लबों पर हल्की सी हैरत और आंखों में वो चमक जो जहीर के दिल को और बेकरार कर गई। जहीर ने आहिस्ता से सारा की ठोड़ी उठाई, नजरें नजरों से जुड़ गई। लम्हा ठहर गया, फिर वो झुककर उसके माथे पर एक लंबा पुरसुकून बोसा देता रहा। सारा ने आंखें बंद कर ली, सांस गहरी हो गई। तुम जानती हो, ये लम्हा मैंने हर ख्वाब में देखा था। जहीर की सरगोशी उसके कान के करीब महसूस हुई और सारा के गाल सुर्ख हो गए। जहीर ने आहिस्ता से उसके चेहरे के किनारे पर हाथ फेरते हुए कहा, आज तुम इतनी खूबसूरत हो कि देखते रहने को दिल जाता है, सांस लेना मुश्किल हो रहा है। सारा ने कांपती आवाज में कहा, जहीर, मगर उसका जुमला अधूरा रह गया क्योंकि जहीर ने आहिस्ता से उसके होंठों को छू लिया। एक लम्हे का लम्स मगर दोनों की सांसें तेज कर गया। सारा का हाथ खुद ब खुद जहीर के कंधे पर जा टिका। जहीर ने उसे आहिस्ता से अपने करीब कर लिया, जैसे वो चाहता हो कि ये कुर्बत कभी खत्म ना हो। कमरे की रोशनी मध्यम थी, बाहर की आवाजें खामोश और अंदर सिर्फ एक दूसरे की धड़कनें गूंज रही थी। जहीर ने उसके कान में सरगोशी की, आज से तुम्हारी हर धड़कन मेरी है सारा। सारा ने आहिस्ता से अपनी पेशानी उसके सीने से लगा ली, जैसे दुनिया की सबसे महफूज जगह वही हो। जहीर ने उसे अपने बाजू में लपेट लिया और रात आहिस्ता आहिस्ता एक लंबी मीठी खामोशी में ढलती गई। सारा की सांसें गहरी और बेतरतीब थी, दिल की धड़कन जैसे कानों में गूंज रही थी। जहीर ने आहिस्ता से उसके दोनों हाथ अपने हाथों में ले लिए, जैसे किसी कीमती अमानत को संभाला जाता है। सारा, उसने धीरे से उसका नाम लिया। आवाज में ऐसा लम्स था कि सारा की पलकें झुक गई।
और लोगों पर हल्की सी मुस्कुराहट उतर आई। ज़हीर ने उसके इतने करीब आया कि सारा के घुंघराले बालों की खुशबू उसके चेहरे को छू रही थी। वो एक पल रुका, जैसे हर जज्बा अल्फाज से पहले निगाहों में समोना चाहता हो। फिर उसने आहिस्ता से उसका दुपट्टा उतारा। दुपट्टा पलंग पर सरका और कमरे की मध्यम रोशनी सारा का चेहरा, गर्दन और गहरा सुर्ख लिबास मोतियों की तरह दमक उठा। सारा ने सांस रोकी, दिल में एक अनजानी कपकपी सी दौड़ गई। ज़हीर ने उसकी ठोड़ी के नीचे उंगली रखी, नजरें उसकी आंखों में गाड़ दी। तुम्हें अंदाजा नहीं है तुम इस वक्त कितनी हसीन लग रही हो। उसकी उंगलियां सारा के गाल से गर्दन तक हल्के हल्के सरकती गई। सारा ने हल्की सी कपकपी के साथ पलकें झुका ली। ज़हीर ने मदम सी मुस्कुराहट के साथ उसके कान के करीब सर झुकाया। उसकी सांस की गर्मी सारा के कान के पीछे पड़ी और सारा का वजूद लर्ज गया। आज की रात सिर्फ हमारी है। ज़हीर की सरगोशी हवा में पिघल गई। वो आहिस्ता से सारा के बालों को एक तरफ करता, उसकी गर्दन पर हर साल हल्का सा लम्स छोड़ता। सारा का हाथ भी इख्तियार उसके बाजू पर आकर ठहर जाता है। ज़हीर ने उसके हाथ की पुश्त पर होंठ रखे, फिर उसके होंठों पर अपनी नजरें गाड़ दी। एक लम्हा ऐसा था कि दोनों ने सांस रोक ली, और फिर वो लम्हा टूटा जब ज़हीर ने झुक के उसको लबों को छू लिया। यह लम्स पहले नरम और संभला हुआ था, मगर जैसे जैसे वक्त रुका, जज्बात गहरे और शदीद होते गए। सारा ने हल्की से पलकें बंद कर ली और उसके हाथ ज़हीर के शानों पर मजबूती से जम गए। ज़हीर ने एक हाथ उसकी कमर को थाम कर करीब किया और दूसरे हाथ से उसके चेहरे को सहलाया। कमरे में अब सिर्फ उन दोनों की सांसें और दिल की धड़कनों की आवाज़ थी। मैं चाहता हूँ ये लम्हा कभी ख़त्म ना हो। ज़हीर ने होंठों से हल्की सरगोशी की। सारा ने आंखों में नमी के साथ मुस्कुरा कर कहा, फिर इसे ख़त्म मत होने दो। ये सुनकर ज़हीर ने उसे पूरी तरह अपने बाजू में ले लिया। लम्हा लम्हा, लम्स लम्स, वो एक दूसरे में सिमटते गए। गुलाब की खुशबू, मध्यम रोशनी और बाहर दूर कहीं बजती शादी की बैंड की मदम सी आवाज़, सब उस लम्हे के हिस्से बन गए। उस रात लफ्ज़ों की ज़रूरत नहीं रही, सिर्फ लम्स, कुर्बत और वह एहसास जिसकी ज़ुबान में बयान नहीं किया जा सकता। तैमूर खान ने अपनी ज़िंदगी में बेशुमार मिशन देखे थे, दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर मौत का सामना किया था, मगर आज उसकी आंखों में मुख्तलिफ सा सवाल था। ये लड़की उसकी होने वाली बीवी आयशा उसके करीब आते ही यूं कांपती क्यों है, जैसे किसी अंधेरे का राज का बोझ उसके दिल पर हो। पिछले चंद दिनों से वो नोट्स कर रहा था कि आयशा जो आम हालात में हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बात करती थी, जैसे ही वो उसके करीब आता उसका रंग पीला पड़ जाता, लब खुशक हो जाते और नजरें झुका लेती। एक सीक्रेट एजेंट की तेज नजर से वो हर बार उस लम्हे को कैद करता। हर बार दिल में सवाल उठता, ये खौफ किसका है, मेरा ये किसी और का बीज बोया गया है। फिर से अमारा को देखा, और हर वक्त आयशा के साथ रहती, कान में कुछ न कुछ कहती रहती और आयशा का चेहरा पल भर में बदल जाता। अब बात वाजिया थी, कोई ना कोई साजिश चल रही थी और हमारा इस खेल की मास्टर थी। शादी की रसूमात खत्म हो चुकी थी, सब मेहमान अपने अपने कमरों में जाने लगे। तैमूर को आज जवाब चाहिए था और वो इसी वक्त आयशा अपने कमरे की तरफ जा रही थी कि अचानक किसी मजबूत हाथ ने उसके बाजू को जकड़ लिया। वो घबरा कर मुड़ी, मगर अगले लम्हे वो खुद को तैमूर के कमरे के अंदर पाया। दरवाजा धड़ाम से बंद हो चुका था। इससे पहले कि कुछ समझती, तैमूर ने एक झटके से उसकी दीवार के साथ पिन कर दिया। उसके दोनों हाथ मजबूती से कैद में थे और तैमूर का चेहरा उसके इतना करीब था कि आयशा की सांसें अटक गई। तो तैमूर छोड़े मुझे। आयशा की आवाज कांप रही थी, आंखें डर से फैली हुई थी। वो हिलने की कोशिश करती, मगर तैमूर की गिरफ्त फौलाद से भी सख्त थी। तैमूर ने आहिस्ता से अपना चेहरा उसके कान के करीब लाया, आवाज में वही खनक लहजा जो दुश्मन के सामने आता था। हाथ पीछे हटा रहा हूं, लेकिन एक लफ्ज भी चीखने की जुर्रत की तो सांस रोक दूंगा दोबारा। आयशा का जिस्म मजीद लड़स गया, दिल की धड़कन इतनी तेज कि जैसे पसलियों से बाहर आ जाएगी। उस लम्हे से वाकई लगा शायद ये आदमी किसी खतरनाक काम में मुलविस है। मेरी बात सुनो, तैमूर ने नर्म नहीं बल्कि हुक्म देने वाले अंदाज में कहा। जी तैमूर भाई, आयशा ने बेख्तियार कहा। तैमूर की आंखों में एक लम्हे के लिए बिजली सी कूदी। तैमूर भाई, ये कहाँ से आ गया? मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ, मंगेतर हूँ, और जल्दी तुम्हारा शौहर। आइंदा ये लफ्ज जुबान पर आया तो इंजाम बुरा होगा। आयशा की आंखों में नमी उतर आई, लब कांपते हुए हिलने लगे। ये अमारा, तैमूर ने सख्त लहजे में कहा, जो तुम्हारे कानों में जहर घोलती फिर रही है ना, जो भी बकवास करती है इस पर कान धरने की जरूरत नहीं है। उसे एक लम्हे को आयशा की आंखों में झांका, जिसे सच्चाई खींच लेना चाहता हूँ। तुम तैमूर खान की होने वाली बीवी हो। तुम्हारी आंखें, तुम्हारे लहजे, तुम्हारे चाल ढाल में इतनी पुख्तगी होनी चाहिए कि लोग दूर से पहचान लें। ये वो औरत है जो मजबूत आदमी के साथ खड़ी है। तुम ये मर जाया मुरझाया हुआ चेहरा लिए मेरे साथ कैसे जियोगी?
आयशा ने कुछ बोलने की कोशिश की मगर लफ्ज गले में अटक गए। तैमूर के अल्फाज इतने सख्त और करीब से कहे गए थे कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। तैमूर के मजीद कुछ कहने से पहले ही आयशा ने अपना हाथ झटका और दीवार से हटते ही तेजी से दरवाजा खोला। वो तकरीबन भागती हुई बाहर निकली, आंखों में आंसू, चेहरा फीका, सांसें बिखरी ही। बाहर निकलते ही थोड़े फासले पर अमारा खड़ी थी। उसने सारा मंजर अपनी आंखों से देख लिया था। उसका तन बदन जल उठा, मगर गुस्से में जाने की बजाय वो खामोशी से पलट गई, जैसे कोई नया वार प्लान कर रही हो। आयशा घर पहुंची तो रास्ते भर चुप रही। गाड़ी में सबने उसका उतरा हुआ चेहरा देखा, बार बार पूछा क्या हुआ, मगर उसका जवाब हर बार एक ही था, कुछ नहीं। तैमूर ने एक लफ्ज नहीं कहा मगर उसकी तेज नजरें बार बार आयशा के चेहरे पर घड़ती रही। वो खामोश था मगर उसके दिमाग में तूफान चल रहा था, और इस तूफान का मरकज एक ही था, अमारा। घर पहुंचते ही आयशा को बुखार ने जकड़ लिया। खबर तैमूर तक पहुंची तो उसका सब्र जवाब दे गया। अब बर्दाश्त से बाहर सी बात। ये सिर्फ बुखार नहीं था, ये डर, ये कमजोरी, सब उस औरत की साजिश का नतीजा था। तैमूर ने तहैया कर लिया, अगला वार वो करेगा, और इस बार अमारा को समझ आ जाएगा कि तैमूर खान को चैलेंज करना कैसा होता है। रात की घनी और खामोशी स्याही में, जब हर आवाज नींद के बोझ तले मदम हो चुकी थी, तैमूर के दिल में एक खनक जाग उठी कि होने वाली बीवी उसकी मंगेतर, उसकी कजन। मगर उसके दिल में उसका जिक्र आते ही खौफ की लहर दौड़ जाती थी। ये बात तैमूर के लिए नाकाबिले फहम और कुछ हद तक चुभने वाली थी। आज रात भी यही सोच उसके दिमाग में कचोके लगा रही थी। क्या वाकई वो मुझसे डरती है? उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट खिल गई, मगर आंखों में एक खतरनाक सी चमक उभरी। दिल ही दिल में वो सोचा, आज पता चलेगा, बुखार है ना, देखता हूँ कौन तैमूर से डर कर सो रहा है। घड़ी ने 2 बजे का ऐलान किया तो बिस्तर से आहिस्तगी से उठा। कमरे की हल्की रोशनी में उसके चेहरे पर अज़्म और शरारत का इम्तजाज था। अलमारी से जैकेट उठाई, जेब में चाबी डाली और बिना आवाज के कमरे के दरवाजे से बाहर निकल गया। गाड़ी आहिस्ता से निकाली और उस घर की सिमत मोड़ ली। फासला ज्यादा नहीं था मगर रात की सुनाटे में हर मोड़, हर साया मजीद गहरा महसूस हो रहा था। उसने गाड़ी घर से कुछ फासले पर रोकी, अपनी तेज और मुशाक नजरें चारों तरफ तराई। दीवार की ऊंचाई, कोने पर लगा पाइप और ऊपर की खिड़की, सब कुछ पहले से नक्श था। उसके दिमाग में एक बिल्ली की चाल से वो दीवार फलांग गया। खामोशी इतनी गहरी थी कि उसकी सांसों की आवाज भी सुनाई दे सकती थी। पाइप पकड़कर ऊपर चढ़ना उसके लिए मुश्किल नहीं था। चंद लम्हों बाद वो बालकनी में था, जहाँ ठंडी हवा में आयशा के कमरे का पर्दा हल्का सा झूल रहा था। खिड़की के शीशे के पीछे से हल्की रोशनी अंदर फैल रही थी। वो धीरे से झुका, नजर अंदर धुराई। आयशा बिस्तर पर लेटी थी, आंखें बंद, चेहरा बुखार की तपिश से सुर्ख, और होंठ हल्के हल्के कपकपा रहे थे। खिड़की के अंदर लगी कुंडी उसके अपने माहिर हाथों से आहिस्तगी से उसने खोली। किसी चोर की महारत, किसी शिकारी की खामोशी के साथ वो अंदर दाखिल हुआ। चंद कदमों में वो बिस्तर के पास पहुंचा। उसका साया आयशा के नाजुक चेहरे पर पड़ा। तैमूर ने आहिस्ता से हाथ बढ़ाकर उसके माथे को छुआ। गर्मी की लहर उसकी उंगलियों से टकराई। बुखार? उसने दिल में सोचा। आयशा ने बुखार में हल्की सी करवट ली और होंठों से मध्यम नींद बेहोशी की कैफियत में कहा, मामा, मुझे तैमूर भाई से शादी नहीं करनी, मामा प्लीज। ये सुनकर तैमूर के होंठों पर एक लम्हे को तंजिया सी मुस्कुराहट उभरी, मगर आंखों में गहरी चमक भी आ गई। उसने झुककर नरमी से पानी की पट्टी उसके माथे पर रखी, फिर आहिस्तगी से उसका सर उठाकर अपनी गोद में रखा। आयशा के लब थरथरा रहे थे, आंखों के किनारों से आंसू फिसल रहे थे। मामा, सर में दर्द हो रहा है, मामा प्लीज, मैं शादी नहीं करूंगी। तैमूर ने आहिस्तगी से उसके बालों में उंगलियां फेरते हुए सर दबाना शुरू किया। वो जानता था ये बुखार और कमजोरी की कैफियत में कहा गया जुमला है, मगर उसके दिल में कहीं एक जिद भी जाग उठी। कमरे में हल्की सी तैमूर के महंगे कलून की खुशबू फैल गई। वो कुछ देर पट्टियां बदलता रहा, उसके माथे पर हाथ रखता रहा, जैसे कोई अपना होने का सबूत देना चाहता। फिर जब आयशा की सांसें हमवार हुई और वो नींद की गहरी वादी में उतर गई, तैमूर ने जेब से अपनी चाबियों का गुच्छा निकाला और उसमें से एक खास रिंग, जिस पर सुनहरे हरूफ में तैमूर लिखा था, उसके बिस्तर के पास रख दिया। एक आखिरी नजर उसके चेहरे पर डालकर वो वैसे ही खामोशी से वापस चला गया जैसे आया था। सुबह की सूरज की नन किरणों ने कमरे को छुआ तो आयशा की आंख खुली। बुखार अब भी हल्का सा बाकी था। वो समझी शायद रात को माँ पट्टियां कर रही थी। माँ चाय लेकर आई तो आयशा ने फौरन पूछा, मामा, रात आप पट्टियां कर रही थी ना? माँ ने ताज्जुब से सर हिलाया, नहीं बेटा, मैं तो नहीं, शायद तुम्हारे भाइयों में से कोई होगा। आयशा के दिल में जैसे कोई घंटी बजी। नजरें कमरे में दोहराई और अचानक उसकी निगाह बिस्तर के किनारे पर पड़े। तैमूर की रिंग पर जाकर ठहर गई। वो चौंक गई। उसको अच्छी तरह इल्म था कि उसकी रिंग है, सिर्फ तैमूर के पास होती थी। उसने झटके से उठाकर हाथ में दबाया। क्लोन की खुशबू अभी तक कमरे में बसी हुई थी। दिल एकदम तेज धड़कने लगा। वो आया था रात को मेरे कमरे में,
माँ के पास जाकर उसने हल्की मगर कांपती हुई आवाज में कहा, अम्मा, रात तैमूर आया था। अम्मी ने नरमी से जवाब दिया, नहीं बेटा, तैमूर क्यों आएगा? और तुम ये सब भाई भाई क्यों बुलाती रहती हो? वो तुम्हारा होने वाला शौहर है। आयशा की आंखों में खौफ और गुस्सा यकजा हो गए। मुझे नहीं करनी शादी तैमूर से। पैर पटकती हुई अपने कमरे में वापस आ गई। अंदर आते उसने सीसीटीवी फुटेज देखने की कोशिश की, मगर किसी की मौजूदगी का कोई सबूत न मिला। बस एक गवाही बाकी थी, वो की रिंग जो उसके हाथ में थी। बिस्तर पर लेटे हुए वो खुद से वादा कर बैठी, चाहे कुछ भी करना पड़े, मगर तैमूर से शादी नहीं करूंगी। रात के 2 बज रहे थे। चांद की ठंडी रोशनी नीम अंधेरे में गलियों को चांदी का रंग दे रही थी। आयशा अपने बिस्तर पर लेटी थी, मगर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। दिल अब भी धड़क रहा था, जैसे हर धड़कन के साथ कोई राज उसके कान में सरगोशी कर रहा हो। उसके ज़हन में सिर्फ एक ही ख्याल बार बार गर्दिश कर रहा था, वो आया था और वो यहाँ था, और सबको खबर तक ना हुई। उसके हाथ में तैमूर का वो मशहूर की चेन था, जिसमें चमकते हुए स्टाइलिश हरूफ में तैमूर कंधा था। उसकी उंगलियां सख्ती से उसे पकड़ी थी, जैसे उस दांत के टुकड़े से कोई खौफनाक हकीकत जुड़ी हो। उसकी आंखों में बेबसी की नमी थी। ये मुमकिन नहीं, कोई आम इंसान इतनी खामोशी से आ जा नहीं सकता। उसे अमारा की बातें याद आई, वही साजिशी लहजा, वही खबरदार करने वाली चुप्पी। ये बंदा सीधा नहीं, ये जरूर किसी काले धंधे में। आयशा को मोबाइल अचानक मेज पर वाइब्रेट हुआ। उसके कानों में नोटिफिकेशन की हल्की सी टुन टुन बजी। उसने हाथ बढ़ाकर फोन उठाया। स्क्रीन पर एक अजनबी नंबर से मैसेज चमक रहा था। हे डियर फ्यूचर वाइफ, हाउ आर यू? एक लम्हे को उसकी सांस रुक गई, निगाहें, उंगलियां कांप गई। फौरन एक सवालिया निशान भेजा। जवाब लम्हों में आ गया। दुनिया में मेरे सिवा किसी की जुर्रत डियर वाइफ का है? ये तुम्हारा तैमूर खान है, फ्यूचर वाइफ। फोन उसके हाथ से गिरने ही वाला था। दिल की धड़कन सीने में हथौड़े की तरह बज रही थी। उसके दिमाग में एक सवाल कूदा, ये कैसे जान गया कि मैं फोन गिराने वाली हूँ? क्या वो देख रहा है? क्या वो कहीं आसपास है? दूसरा मैसेज आया, ओ वाइफी, अगर मसला है तो मुझसे कहो, किसी और को परेशान करने की जरूरत नहीं है। और ये तुमने क्या रट लगा रखी है, शादी नहीं करोगी? शादी तुम्हारी होगी और मुझसे ही होगी। अगर तुमने ना की तो ये जो सांस तुम ले रही हो ना, इसे पल के झपकते में छीन लूंगा। आयशा के चेहरे का रंग सफेद पड़ गया, हाथ सर्द, आंखों में आंसू, और ज़हन में एक ही सदा, हमारा सच कह रही है, ये आम इंसान नहीं है। अगली सुबह हमारे कमरे का दरवाजा जोर से खुला। अंदर अमारा आई, वही चालाक मुस्कुराहट, जैसे कोई नया खेल शुरू होने वाला। आयशा, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। आयशा फौरन संभल कर बैठी, जैसे कब से ये मौका चाह रही हो। अमारा, वो आया था रात को मेरे कमरे में, किसी को पता भी नहीं चला, और ये देखो, उसने की चेन हमारे सामने बढ़ा दिया। अमारा की आंखों में एक लम्हे के लिए हैरत की चमक आई, फिर फौरन एक मक्कारी भरी मुस्कुराहट ने जगह ले ली। ये मुझे दे दो, मैं इससे तुम्हारी जान छुड़ाऊंगी, लेकिन तुम्हें बस एक वही करना होगा जो मैं कहूंगी। आयशा ने थोड़ा हिचकिचाहट के बाद की चेन उसके हवाले कर दिया। अमारा ने जाते जाते कहा, और हाँ, उसका नंबर अभी ब्लॉक कर दो। रात के करीब 12 बजे तैमूर घर आया। अमारा पहले ही तैयार खड़ी थी, गहरे रंग का लिबास, आंखों में गहरा मस्कारा और होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट जो सीधा दिल पर वार करे। उसने आहिस्ता से दरवाजे पर दस्तक की और फिर बिना इजाजत कमरे में दाखिल हो गई। बात करनी है। तैमूर ने तेवरी चढ़ाई, आप बोलो। आयशा आपसे शादी नहीं करना चाहती, और ये आपकी किचन जो आपने उसके कमरे में छोड़ा था, ये अब मेरे पास है, और मैं ये वापस नहीं दूंगी, क्योंकि अब ये मेरा है। तैमूर ने एक कदम आगे बढ़ाया, मगर मारा ने की चेन को अपनी मुट्ठी में और सख्ती से दबा लिया। क्यों? इसके पीछे पड़े हैं आप, और वैसे भी आपकी लड़कियां जान देने को तैयार है, फिर वही जिद क्यों? तैमूर की आंखों में गुस्से की सुर्खी उतर आई। वो मेरी होने वाली बीवी है। अमाना ने लम्हा भर को हंकार बढ़ा और धीरे से कहा, होने वाली या होने वाली आप चाहे तो मैं हो सकती हूँ। मैं बचपन से आपसे मोहब्बत करती हूँ, मगर आपको मैं नजर नहीं आती ना। तैमूर का लहजा एकदम सख्त हुआ। मैं जानता है तुम क्या चाहती हो, अब निकल जाओ मेरे कमरे से। अमारा लहजा बर के लिए साकित हुई, फिर पैर पटकती बाहर निकल गई, मगर उसकी आंखों में अज़्म था। ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ। रात का वक्त था, तैमूर अपने कमरे में बैठा था, मगर उसकी नजरें किसी पायल पर नहीं, बस खला में टिकी हुई थी। उसे पता था कि कुछ तो चल रहा है, कोई है जो खामोशी से उसकी होने वाली बीवी के खिलाफ साजिश बुन रहा है। फोन उठाया, नंबर मिलाया, और दूसरी तरफ नूर बीबी थी। नूर बीबी, एक काम करें, आयशा का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, वो जब भी बाहर निकले मुझे फौरन मैसेज कर दीजिए।
नूर बीबी की आवाज में हैरत थी। बेटा खैरियत? नूर बीबी की आवाज में हैरत थी। तैमूर ने धीरे से कहा, आजकल हमारा का बहुत ज्यादा आना जाना है उसके पास, मुझे उस पर एतबार नहीं है। नूर बीबी ने गहरा सांस लिया। समझ गई, आप फिक्र ना करें, मैं सब देख लूंगी। उधर दूसरी तरफ अमारा अपने कमरे में बैठी आईने के सामने लिपस्टिक लगा रही थी, मगर उसकी आंखों में किसी और ही रंग का सरूर था। वो रंग जो जीतने की नहीं बल्कि किसी को नीचा दिखाने की खुशी से आता है। उसने अपनी फ्रेंड सारा को मैसेज किया, कल मार्केट चलेंगे, आयशा को भी ले चलेंगे। सारा ने फौरन जवाब दिया, क्या प्लान है? अमारा के होंठों पर चालाक मुस्कुराहट आई। प्लान इतना मीठा है कि सबके सामने उसका भरम टूट जाएगा, बस तुम साथ देना। अगले दिन दोपहर को नूर बीवी ने किचन से निकलते हुए तैमूर को मैसेज भेज दिया, आयशा भी अमारा के साथ बाहर जा रही है। तैमूर ने मैसेज पढ़ा और अपनी आंखों में वही ठंडी सख्ती बढ़ ली। उसे पता था कि खेल शुरू हो चुका है। मार्केट की दोपहर, रोशनी में चमकते शोरूम्स, शीशे की खिड़कियों पर झिलमिलाती सुनहरी रोशनी और आयशा जो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ अमारा के साथ चल रही थी। उसके हाथ में चंद शॉपिंग बैग्स थे। दिल में जरा सा शक ना था कि ये सैर किस जाल का हिस्सा हो सकती है। चलते चलते अमारा ने कैफे की तरफ इशारा किया, आयशा जरा यहाँ बैठिए, थक गई होंगी। वो दोनों एक कोने वाली टेबल पर बैठ गई। कुछ ही देर बाद अमारा ने कहा, मैं अभी आती हूँ, जरा फोन कॉल करनी है। आयशा ने सर हिला दिया। यही वो लम्हा था जब जाल का दूसरा धागा खींचा गया। एक अजनबी लड़का आकर आयशा के सामने बैठ गया। उसके चेहरे पर ऐसी मुस्कुराहट थी जैसे वो पुराना दोस्त हो। उसने धीरे से आयशा का हाथ पकड़ा। क्या कर रहे हैं आप? आयशा ने घबराकर हाथ छुड़ाने की कोशिश की, मगर ऐन उसी लम्हे दूर एक कोने में अमारा ने अपना मोबाइल कैमरा फोकस कर रखा था। क्लिक, एक तस्वीर जिसमें जाविया ऐसा था कि जो दोनों हंसकर बात कर रहे थे। फिर दूसरी तस्वीर, लड़का आयशा के करीब झुका और लग रहा था जैसे कोई राज बांट रहा हो। फिर एक तीसरी तस्वीर, जैसे आयशा खुद उसका हाथ थामे बैठी। किसी को पता नहीं था कि एक और आंख, एक और कैमरा भी वहां था। एक खामोश साया जो सब कुछ देख रहा था। हर तस्वीर, हर हरकत, ये राज अपनी जेब में महफूज कर रहा था। अमारा के लोगों पर इत्मीनान की गहरी मुस्कुराहट आ गई। बस अब ये तस्वीरें चलेंगी और फिर खेल खत्म। सारी तस्वीरें अपने फोन में सेव करके वो अपने पर्स में डाल चुकी थी। कुछ देर बाद शादी की महफिल थी। रोशनियों से जगमगाता लान, फूलों की खुशबू, कहकी और कवालियों की गूंज। आज जहीर और सारा की शादी की वीडियो सबको दिखाई जानी थी। खानदान के सब लोग, कजन्स और बड़े, एक साथ लाउंज में बैठे थे। अमारा की नजरें बार बार उस बड़ी स्क्रीन पर जा रही थी जहां वीडियो चलने वाली थी। दिल में एक ही बात गूंज रही थी कि इन सब के सामने उसकी इज्जत का जनाजा निकलेगा। वो बार बार कह रही थी, चलाई ना वीडियो, जल्दी करे। तैमूर भी वहां बैठा हुआ था, मगर उसकी नजरें पुरसुकून थी, जिससे उसे पता हो कि अगले लम्हे तारीख बदलने वाली है। वीडियो शुरू हुई। पहला सीन, मगर ये शादी का नहीं था, ये तो एक तस्वीर थी। हमारा एक अजनबी लड़के के सामने बैठी मुस्कुरा रही थी। फिर दूसरा सीन, वही लड़का और हमारा उसके हाथ में कुछ थमा रही थी। तीसरा सीन, वही दोनों कह के कुर्बत जैसे बरसों का साथ हो। पूरा कमरा खामोश हो गया। सबकी नजरें अमारा पर जम गई। उसका रंग फक हो गया, होंठ कांपने लगे। चचा जान ने जनाटेदार थप्पड़ मारा। हमने तुम पर एतबार किया और तुम ये हरकतें करती फिरती हो। अमारा ने फौरन आयशा की तरफ देखा, आंखों में गुस्सा और शक। फिर तैमूर की तरफ जैसे जवाब ढूंढ रही है। तैमूर उठा और उसके करीब आया और धीरे मगर काटदार लहजे में बोला, मैंने कहा था ना, मेरे होने वाली बीवी से दूर रहो। अगर तुमने दोबारा उसे ट्रेप करने की कोशिश की तो मैं वो करूंगा जो तुम घर में किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगी। अमारा ने कुछ बोलना चाहा, मगर अल्फाज गले में अटक गए। बाकी सब सिर्फ देख रहे थे और खेल का पांसा मुकम्मल पलट गया। आयशा बहुत ज्यादा डरी हुई थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये क्या हुआ है। ये तो वही शख्स था जिसके साथ अमारा की पिक्चर्स थी, जो आयशा को परेशान कर रहा था। आयशा का हाथ पकड़ रखा था। आयशा बहुत उलझी हुई थी। कैसे कभी उसे लग रहा था कि क्या हमारा पैसा देख के वो उसके साथ ये करवा रही है, कभी उसे लग रहा था कि तस्वीरें अमारा की चली। कैसे बंदा तो ये वो वाला था जिसको तंग करने की कोशिश कर रहा था। वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज थी। वो परेशान हाल थी। वहां से उठकर घर पहुंची और वो सोच रही थी कि जो वो उसके साथ था, अगर उसकी उस टाइम की पिक्चर्स बनी होती तो उसकी क्या इज्जत रहती। घर आके वो परेशान हाल थे। नूर बीबी ने एक दो दफा पूछा कि क्या हुआ, लेकिन उसने कुछ नहीं बताया। तो जब वो गई सोने के लिए लेट रही थी तो मैसेज आ गया। मैसेज तैमूर का था। तैमूर ने कहा कि हाय वाइफी, कैसी हो? तो वो भी मोबाइल हाथ में पकड़ कर बैठी थी। अगला मैसेज आया, परेशान ना हो जाना, जा रही हो क्या हुआ है? अगला मैसेज फिर आया। वो कोई जवाब नहीं दे रही थी और वो कह रहा था, परेशान नहीं हूँ, वक्त आने पर तुम्हें हर चीज मालूम हो जाएगी कि जो आज हुआ है वो क्या हुआ है। तुम शादी की तैयारियां करो। और ये सारे मैसेजेस पढ़ती जा रही थी, लेकिन वो इतनी ज्यादा स्ट्रेस आउट थी, इतनी ज्यादा परेशान थी कि ये बंदा आखिर उसको ये
कैसे पता कि क्या हुआ है और उसके पीछे क्या था? तो ये वाकई कोई 2 नंबर बंदा है? ये वाकई कोई काला धंधा करता है जो ये मतलब हर जगह पर पहुंच जाता है? अंदाजा भी ना था कि जिंदगी का अगला लम्हा इतना भारी हो जाएगा। सेन में सब बैठे थे, नूर बीबी, चचा जान, दादा जान, कजन्स, और बात बात चल रही थी शादी की तारीख तय करने की। तैमूर की नजरें किसी और ही खेल में थी, मगर लोगों पर नरमी का पर्दा। दादा जान के सामने बड़े अदब से कहा, दादा जान 8 दिन के अंदर शादी करते। सब चौंके, मगर किसी ने तैमूर की आंखों में छुपी आग को ना पहचाना। उसी लम्हे कहीं और आयशा का दिल उलझुओं में जंगल में भटक रहा था। दिमाग में हमारा के अल्फाज गूंज रहे थे, जहर की तरह मीठे, नरमी में लिपटे मगर अंदर से नुकीले। तुम भाग जाना उस दिन, उस इंसान के साथ शादी ना करना, मैं सब अरेंज कर दूंगी, तुम महफूज जगह तुम्हें पहुंचा दूंगी। आयशा की पलकों के पीछे तस्वीरें जल बुझ रही थी, वही तस्वीरें जो अमारा ने दिखाई थी। हर मुस्कुराहट, हर नजर, हर फ्रेम में शक का धुआं घुल रहा था। शादी का दिन आया, हवेली के कमरों में खुशबू, हंगामा, मगर आयशा की सांसों में घुटन। दुल्हन के लिबास में वो पॉलर के पास खड़ी थी, मगर आंखों में सिर्फ भागने का नक्शा। फिर मोबाइल की स्क्रीन चुगमगाई, वही नंबर, वही पैगाम, बाहर आ जाओ, गाड़ी तैयार है। वो पल भर को भी ना रुकी, तेज कदमों से बाहर निकली। हवेली के गेट पर गाड़ी खड़ी थी, दरवाजा खुलते ही वो अंदर बैठ गए, इतनी जल्दी में कि ड्राइवर का चेहरा तक न देखा। सामने बैठा शख्स कैब और मास्क में छुपा था। गाड़ी चल पड़ी, रफ्तार के साथ। आयशा के सीने में धड़कनें भी दौड़ने लगी। अमारा का फोन आया। आयशा ने जल्दी से कहा, अब मुझे फोन करना जब तक मैं खुद ना करूं, यह बंदा मुझे महफूज जगह पहुंचा देगा। वो फोन बंद कर दिया। गाड़ी का रास्ता लंबा होता गया, खिड़की से बाहर मंजर बदलते गए, मगर ड्राइवर खामोश। फिर गाड़ी रुकी। आयशा ने चौंक कर गर्दन घुमाई। सामने मैरिज हॉल का बोर्ड छपा था। दरवाजा खुला। वो घबरा कर बोली, ड्राइवर तुम मुझे कहाँ ले आए हो? तुम्हें कहा था कि मुझे महफूज जगह ले जाना, मैं शादी नहीं कर रही। लेकिन उस शख्स के पास भी नहीं जाना चाहती। वो खड़ूस, जिससे मेरी जरूरत नहीं, मोहब्बत नहीं, मेरी तरफ देखता तक नहीं, तो मुझे क्यों उसके पास ले आए हो? ड्राइवर आहिस्ता आहिस्ता कैब और मास्क उतारता। आयशा की आंखें जमी की जमी रह गई। ये तो तैमूर था। वो कुछ बोल ही ना पाई, सिर्फ सांस अटक के। तैमूर खामोश, मगर आंखों में एक फैसला। उसका बाजू पकड़कर नरमी मगर इख्तियार के साथ स्टेज की तरफ ले गया। हॉल में सबकी जर्जरें पलट कर देखने लगी। रोशनी में सब कुछ आया था। आयशा की आंखों में आंसू तैरने लगे। फिर वो दहाड़ कर बोली, नूर बीबी, मुझे तैमूर से शादी नहीं करनी। हर चेहरा जम गया। नूर बीबी ने हैरत से पूछा, क्यों? क्योंकि ये शख्स काले दंतों में मुलविस था। आप नहीं जानती ये कौन है? नूर बीबी का रंग उड़ गया, मगर जुबान कांपते हुए बोली, ये किसने कहा तुम्हें? जिसने भी कहा सच कहा, मैं जानती। हॉल में खामोशी मौत की तरह फैल गई। तैमूर ने एक इशारा किया। 2 आदमी स्टेज पर लाए गए। उनके बीच में एक शख्स था, मुंह कपड़े से ढका हुआ था। कपड़ा खींचा गया। आयशा की आंखें फट गई। ये वही शख्स था जो उसे भगाने वाला था। तैमूर का लहजा तेज मगर काबू में बोला, आज का क्या प्रोग्राम है? वो शख्स थूक पिघल कर बोला, मुझे अमारा ने पैसे दिए थे कि मैं आयशा को यहाँ से किडनैप कर लूं और इसे किसी सुनसान जगह फेंका, उसके कपड़े फाड़ कर। उसे जुमला अधूरा छोड़ दिया, लेकिन हॉल में मौजूद सबने सुन लिया। आयशा के कदम लर्ज गए। अमारा की चालाकी, तस्वीरों का धोखा, भागने की साजिश, सब एक पल में नंगा हो चुका था। तैमूर की नजरें उस पर थी, जैसे कह रही हूं, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं, लेकिन तुम्हारे लिए दुश्मनों से खेलना पड़ा है। ये सीन पूरे हॉल में धड़कन रोक देने वाला सुकूत छोड़ गया। अमारा की आंखों में आंसू बहते दुपट्टे को भिगा चुके थे। वो जमीन पर दुजानो बैठी थी, दोनों हाथ जोड़कर कांपती आवाज में इतराफ कर रही थी, मैं हमेशा से तैमूर से मोहब्बत करती थी और फिर इस मोहब्बत में इतनी पागल हो गई कि मुझे समझ ही नहीं आ रही थी मैं क्या कर रही। मैं बस अंधी होकर वो सब किया जो नहीं करना चाहिए था। उसके अल्फाज बोझ की तरह फिजा में लटक गया। आशा का दिल उस मंजर को देखकर टूट कर बिखर गया। वो दिल से इतनी नरम थी, एक पल को भूल गई कि यही औरत उसकी सबसे बड़ी दुश्मनी पर उतर आई थी। उसमें भी आशा को बस अमारा का दुख नजर आया, एक औरत जो अपनी ही गलतियों के बोझ में डूबकर जमीन से लिपट कर रो रही थी। आयशा धीरे से उसके करीब आई, हाथ थाम कर कहा, उठो, सब खत्म हो गया, मैं तुम्हें माफ करती हूँ। अमारा ने रोते हुए आयशा के कदम चूम लिए, जिसे दिल से ही बोझ उतार रही हूँ। तैमूर दूर खड़ा ये सब देख रहा था। उसकी नजरें सब कुछ नोट कर रही थी, मगर चेहरा खामोश था। चंद लम्हों बाद निकाह की सदा गूंजी। सब रसूमात के साथ खुशबुओं और दुआओं में आयशा और तैमूर का निकाह हो गया। फिर रुखसती के मनाजर, हंसते रोते चेहरे, आंखों में खुशी और जुदाई की नमी। लेकिन आयशा के दिल में भी एक कांटा बाकी था। उसके जहन में वो सवाल मुसलसल गूंज रहा था, तैमूर को कैसे पता था कि मैं किडनैप होने वाली हूँ? वो सब कुछ इतनी तफसील से कैसे जानता था? कि ये सब पहले से तयशुदा था? ये सोच एक साए की तरह उसके दिल पर छाई हुई थी।
तैमूर के साथ नई जिंदगी शुरू होने के बावजूद उसके दिल की धड़कन हर बार बेवजह तेज हो जाती, जब ये ख्याल आता कि कहीं तैमूर किसी काले धंधे में मुलविस तो नहीं। उस रात आयशा सुनहरी रंग के भारी लहंगे में सर पर दुपट्टा लिए तैमूर के कमरे के बेड पर बैठी थी। हाथों में मेहंदी की खुशबू थी, कानों में सीपियां बज रही थी, मगर दिल में धड़कन इतनी तेज थी जैसे सीने से बाहर निकल आएगी। दरवाजा हल्की सी चरचराहट के साथ खुला। तैमूर अंदर आया, स्याह शेरवानी में संजीदा मगर पुर असर नजर। वो धीरे धीरे चलता बेड के करीब आया, उसके सामने खड़ा हो गया। आयशा ने नजरें झुका ली। वो झुका और उसका हाथ अपनी मजबूत उंगलियों में लिया और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला, तो मेरी बीवी को लगता है कि मैं किसी काले दम धंधे में मुलविस हूँ। आयशा के हाथ में सर्दी दौड़ गई। वो कांपते हुए नजरें उठा न सके। तैमूर ने मजीद झुककर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, आज पहली रात है और आज ही मैं तुम्हें बताऊंगा कि काला धंधा किसे कहते हैं। आयशा के सांस रुक गए। दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई कि वो अपने कानों में सुन सकती थी। उसकी उंगलियों की गिरफ्त तैमूर की उंगलियों में कैद थी और वो समझ ही नहीं पा रही थी कि ये लम्स हिफाजत है या खतरा। कमरे में एक लम्हे को मुकम्मल खामोशी छा गई। सिर्फ सांसों की आवाज बाकी रह गई। आशा के दिल में अभी भी वही खौफ, वही वसवसे गर्दिश कर रहे थे। रुखसती के बाद कमरे की हल्की सुनहरी रोशनी में बैठे हुए भी उसके दिमाग में एक ही सवाल गूंज रहा था, इसे कैसे पता चला कि मैं किडनैप होने वाली हूँ? ये कैसे जानता था कहीं वाकई ये किसी काले धंधे में तो नहीं? उसे कांपते हाथों के उसके दुपट्टे के किनारे को मरोड़ रहे थे। दिल की धड़कन इतनी तेज थी जैसे सीना तोड़कर बाहर निकल जाएगी। तैमूर आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ा। शेरवानी की खुशबू, उसकी वजूद की गर्मी और आंखों की तेज चमक आयशा को मजीद बेचैन कर रही थी। उसके करीब आया, दोनों हाथों से उसके नाजुक हाथ थाम लिए। उसकी नजरें सीधी आयशा की आंखों में पवस्त हो गई। हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उसने धीरे से कहा, तो मेरी प्यारी, मेरी डियर वाइफी, लगता है तुम्हें अपने शौहर पर भरोसा नहीं। तुम्हें लगता है मैं काले धंधों में मुलविस हूं?" आयशा की पलकें झुक के लब हल्के हल्के कांपे। उसने जवाब देना चाहा मगर अल्फाज जैसे गले में अटक गए। तैमूर ने आहिस्ते से उसका माथा चूम लिया, सरगोशी में बोला, आज मैं खुद अपनी बीवी को बताऊंगा कि काले धंधे कहते किसे हैं। उसने एक हाथ आयशा की उंगलियों पर रखा और दूसरा उसकी गर्दन के पिछले हिस्से पर। उंगलियों की हल्की सी गिरफ्त के साथ बोला, तुम्हें लगता है मैं किसी गंदी साजिश में शामिल हूँ? नहीं आयशा, मैं एक आईएसआई का ऑफिसर हूँ। आयशा का दिल जैसे एक लम्हे को रुक सा गया। उसने चौंक कर तैमूर को देखा। तैमूर की आवाज भारी और फखर से भरी हुई थी। मैं वो हूँ जो इस मुल्क के लिए अपनी जान दे सकता है। बीवी, बच्चे, माँ बाप सब कुर्बान कर सकता हूँ। मगर आज कुर्बानी का वक्त हमारा है मिसेस तैमूर, क्योंकि आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि काले धंधे कैसे होते हैं। आयशा की सांसें तेज हो गई। अभी वो इस इंकिशाफ की खुशी में डूबी ही थी कि तैमूर का लहजा बदल गया। उसकी आंखों में एक शरारती चमक उतर आई। वो और करीब आया, उसके कान के पास झुककर बोला, आज की रात मेरी इन्वेस्टमेंट इनोसेंट बीवी, तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे काले धंधों में फंसी रहोगी। फिर वो इसकी हाथों को अपने लबों से छूने लगा, जैसे हर लम्स पर अपनी मोहर लगा रहा हो। आयशा की पलकें लर्ज रही थी, दिल की धड़कन काबू में न थी। तैमूर की उंगलियां उसके चेहरे की खुदुखाल को छूती हुई आहिस्ता आहिस्ता उसकी गर्दन तक आई और फिर उसने वहां एक नर्म बोसा छोड़ा। कमरे की फिजा भारी होती जा रही थी, जैसे हर सांस में शरारत, मोहब्बत और मलकियत की खुशबू घुल गई हो। आयशा के खौफ की जगह भी एक अजीब सा सुरूर आ चुका था। वो आंखें मूंद कर सिर्फ उस लम्स को महसूस कर रही थी। तैमूर ने एक बार फिर सरगोशी में कहा, ये है मेरे काले धंधे मिसेस तैमूर, और आज ये सिर्फ तुम्हारे लिए है।